डिलीजेंट एंड सैंग्विन स्टूडेंट्स को रामा का नमस्ते। स्टूडेंट्स, आप डिलीजेंट हैं मेरे लिए और सैंग्विन हैं मेरी दृष्टि में। डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, मेहनती। सैंग्विन मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, जो ब्राइट साइड देखता है जीवन के, अर्थात आशावादी। तो आप डिलीजेंट भी हैं, सैंग्विन भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी क्वालिटीज़ बताते हुए मैं आपके अंग्रेजी के शब्दकोश को भी रिफ्रेश करता रहूँ, ताकि ये धीरे धीरे 1 और 1 11 मीन्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उस हिसाब से आपका अंग्रेजी का शब्दकोश भी समृद्ध हो जाए। ओके, तो आज विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने एक कहावत सुनी होगी, अनेक बार सुनी है कि ये प्रोजेक्ट, ये फैक्ट्री तो सफ़ेद हाथी यानी वाइट एलिफेंट साबित हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं इसका मतलब? मीन्स वाइट एलिफेंट साबित हो रहा है मीन्स बहुत खर्चीला, जो बेकार का है, जिसमें कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, पर्पज ही सर्व नहीं हो रहा है, जिससे मीन्स एक्स्ट्रावेगेंट। द प्रोजेक्ट इज एक्स्ट्रावेगेंट सर्विंग नो पर्पज, इट इज़ बिकमिंग यूजलेस, दैट इज़ कॉल्ड वाइट एलिफेंट। ओके, जैसे अभी कोरोना के कारण आप देखो सारे स्टेडियम्स, बड़े बड़े स्टेडियम्स को मेंटेन करने में कितना पैसा लग रहा होगा। जस्ट अनुमान लगाओ, कोई मैचेज भी नहीं हो रहे। ओके, तो आप सबको ये सब ये वाइट एलिफेंट है सारे स्टेडियम्स भी आज के। तो ये आपका वाक्य समीचीन होगा आज की दृष्टि में। ओके, आप देखिए ये वाइट एलिफेंट कहाँ से आई ये कहावत। अब आप वाइट एलिफेंट कहावत आई है ये स्टूडेंट्स थाईलैंड से। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, जो आपको पहले से मालूम है। और थाईलैंड का पुराना नाम था श्याम SIAM, श्याम। तो आप इसको अपने श्याम बाबा है ना, खाटू वाले, उसे लिंक करके याद कर लो। थाईलैंड का नाम श्याम बाबा की कृपा से आप आजीवन याद रखोगे। तो ये थाईलैंड में क्या है ना, वहाँ बहुत सफ़ेद हाथी है, सफ़ेद हाथियों की वहाँ प्रचुरता है। इसलिए तो थाईलैंड को आपको पता है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड इज कॉल्ड कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स की विच कंट्री इज कॉल्ड एज ए कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो आप किसको कहेंगे? थाईलैंड इज कॉल्ड मीन्स श्याम, पुराना नाम जिसका है। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि सफ़ेद हाथी थे, उसको रख रखाव में बहुत समय लगता था, ये बहुत पैसा खर्चा लगता था, एनर्जी वेस्ट होती थी और पैसा तो लगता ही था। तो यदि वहाँ का राजा किसी दरबारी से नाराज़ होता था ना, तो उसको गिफ्ट में नाराज़गी जाहिर करने के लिए वाइट एलिफेंट गिफ्ट में देता। अब वो वाइट एलिफेंट गिफ्ट में दरबारी को देता और दरबारी को अपनी जेब से उसका रख रखाव करना पड़ता, और रख रखाव बहुत भारी होता था और उसका कोई फ़ायदा था नहीं उसको। तो वहाँ से ये कहावत वाइट एलिफेंट की आई है। तो दिस हैज़ बिन कॉइन्ड फ्रॉम थाईलैंड, आप ऐसे याद रखें। अभी आपने थाईलैंड का नाम आते ही मेरे जहन में एक बात और आई कि अभी आपने एक तूफ़ान का नाम सुना होगा ना, साइक्लोन का नाम, चक्रवात जिसको बोलते हैं इंग्लिश में साइक्लोन, अम्फान ना। इसको ऐसे याद कर लो आप, आम और फन तो सांप का होता है, अम्फान, AMPHAN। ओके, बट इसका सही उच्चारण है उम्फू। क्या नाम है? उम्फू असल में थाईलैंड ने ही दिया था ये नाम। किसने दिया? थाईलैंड ने, जिसका मतलब होता है स्काई, आसमान, गगन। ओके, आकाश। ओके, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो चक्रवात का नाम जो दिया है AMPHAN, अम्फान मतलब उम्फू, उसका मतलब क्या है? तो आप बोलोगे आसमान। ये जो चक्रवात है, उम्फू चक्रवात है, ये बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश का एक द्वीप है, हतिया। कौन सा? हतिया द्वीप से उठा था ये। और इस साइक्लोन ने हमारे पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्य के जो तटीय क्षेत्र है ना, वहाँ बहुत कहर बरपाया, बहुत जान माल की नुकसान पहुँचाया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दोहरी मार, एक तरफ से तो कोरोना की मार, एक तरफ से इस उम्फू की मार, वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया ना। और आपको ये पता है, ये तो बता ही दिया मैंने कि थाईलैंड ने नाम दिया है ये। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। जो हमारे 28 राज्य हैं ना, उसमें महिला मुख्यमंत्री ओनली ममता बनर्जी है आज के दिन। और नवीन पटनायक जी जो है उड़ीसा के हैं। कहाँ के? उड़ीसा के, जो दोनों इनको जो नुकसान पहुंचा, उड़ीसा के नवीन पटनायक जी। और उनके बारे में आप ये बोल सकते हो कि जो सबसे लंबे समय से वर्तमान CM कौन है, तो आप किसका नाम बताओगे? नवीन पटनायक।
वैसे सबसे लंबे समय तक पवन चैमलिंग रहे हैं ना, ओके, बट पवन चैमलिंग आज नहीं है। तो वर्तमान में पूछें आपको तो यह नवीन पटनायक जी सबसे लंबे समय से मुख्यमंत्री चल रहे हैं। अब बच्चों ये जो नाम आपके दिमाग में आता होगा ना कि नाम चक्रवातों के कैसे दिए जाते हैं ना, तो आपको विदित होना चाहिए कि विश्व मौसम विज्ञान संस्थान है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसको मैं शॉर्ट में WMO बोलूँगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है ना, WMO का जेनेवा में। देखो अगर मौसम विज्ञान पहले से ही चेतावनी दे दे तो लोगों की जान बच जाती है, जान बचेगी ना, लोग सही जगह चले जाएंगे, कहाँ से तूफान आने वाला है, जान बची, ओके। तो जेनेवा, फिर मैंने बताया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो भी जान बचाता है, उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा। फिर अब तीसरा देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार करेंगे, धंधा पानी करेंगे तो ही तो पेट पालेंगे ना, पेट पालेंगे तो जान पलेगी, तो वो भी जान बचाता है। WTO, वो भी, उसका भी WTO का भी मुख्यालय का है जेनेवा। तीनों को ऐसे लिंक करके आप याद रख लो। और इस WMO की भी स्थापना हुई थी 1950 में। कब? 1950 में। आप इसको इजीली लिंक कर लो। हमारे भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी भी स्थापना 1950 में हुई, और निर्वाचन आयोग की स्थापना भी 1950 में हुई, वो तो आपको पता ही है। 25 जनवरी 1950 को हुई है ना, तभी तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप 1950 को ऐसे लिंक करते हुए WMO की स्थापना भी याद रख सकते हो। अब ये जो तूफानों का नाम देने का जो सिलसिला चला था ना, ये 1953 में WMO ने शुरू किया था। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान ने कब शुरू किया था? 1953 में। 1953 को आप लिंक कर सकते हो कि भारत में भाषा के आधार पर जो प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश, कब? 1953 में। उसको लिंक करते हुए इसको लिंक करो, ठीक है। तो WMO ने नाम देना शुरू किया, पर 2004 में क्या किया, WMO ने दिशा निर्देश दिए और क्षेत्रीय चक्रवात कमेटी बना दी कि अपने अपने इलाके के जो है ना, जहाँ तूफान आते हैं भाई, वहाँ कुछ देशों की कमेटी बन गई और वो अपना नाम तय करेंगे और वो पहले से लिस्ट बना लेंगे, फिर वो नाम बारी बारी से दिया जाएगा। तो ये कब से? 2004 से। आप याद रखेंगे 2004 से, ओके। 2004 से हो गए ना। अब तो हमारा जो उत्तरी हिंद सागर है ना, नॉर्थ इंडियन ओशियन, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आती है ना, इसमें जो भी चक्रवात आएंगे तो उसके लिए 8 देशों का समूह बना और हर एक देश ने 8-8 नाम दे दिए। तो 8-8 64 नाम हो गए। कब दे दिए थे? 2004 में। कब? 2004 में 8-8 नाम दे दिए, उसमें भारत भी हमारा, ओके। तो 64 नाम 2004 में ही दे दिए थे पहले से, फिर वो रोटेशन वाइज नाम दिया जाता रहता है, ओके। OD1 के हिसाब से चलता रहता है। बेसिकली क्या होता है, अगर जो नाम सम वर्ष होता है ना, सम वर्ष होगा तो पुरुष वाला नाम होगा, और विषम है तो महिला वाला नाम वो देते हैं ना, क्योंकि पहले से तय कर रखा उन्होंने, और रोटेशन वाइज चलता रहेगा। 64 नाम है। ये आखिरी नाम था जो ये थाईलैंड ने जो नाम दिया ना, उम्फू, AMPHAN, आम्फान, ऐसे याद रख लो आप, अम्फान उम्फू, जो थाईलैंड का नाम है जिसका अर्थ है स्काई, ये आखिरी 64वां नाम है, ओके। और ये 8 देश कौन से हैं बंधुओं? ये हैं हमारा देश भारत, इसके पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान है ही, ये तो भारत से ही तो अलग हुए ना। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर म्यांमार। कौन सा? म्यांमार, जो पहले बर्मा होता था, म्यांमार। फिर ये मालदीव्स, ये है ही हिंद महासागर में, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड। कौन सा बोला? थाईलैंड, जो लास्ट जो बताया आपको, ये थाईलैंड है, जिसकी राजधानी बैंकॉक बताई। आप इसको एक सूत्र से भी याद कर सकते हो ना, जो मैंने 8 नाम बताए ना, थाईलैंड में आप T की बजाय D रखो, ओके। और जो कोई बड़ा CM और ये मिनिस्टर होते हैं ना, अपना OSD भी रखते हैं, ये OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD। तो आप ऐसे कर लो, इसमें देखो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, इनका पहले अक्षर से बन जाएगा BBPM, BB तो PM बन गई। फिर आगे चलो, मालदीव्स का मा आ जाएगा, ओमान O, श्रीलंका का S, एंड थाईलैंड का T की बजाय D कर लो, D, और मा OSD। तो म्यांमार, ओमान और श्रीलंका और थाईलैंड, BBPM और मा OSD। आपको याद हो गए, ये 8 देश हैं, ओके। अब इन जो 8 देशों का समूह, इसमें 5 देश और शामिल हो गए, ओके, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो तूफान आएंगे ना, उनका नाम तय करेंगे अभी आगे। और ये 5 देश और भी हैं जो अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब है, ईरान, यमन, UAE और कतर।
तो अब 13 हो गए। सऊदी अरब, ईरान, यमन, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात एंड कतर। थैंक्स बच्चों इन चीज़ों को याद करने के लिए। हैव ए वंडरफुल एंड हेल्दी डे।